सभी का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चर्चा करेंगे कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड, उसके कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हुए आज के सेशन को अपन आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से आज का सेशन वो आपके लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में जो आपके पाठ्यक्रम में चीज़ दे रखी है उनसे रिलेटेड अपन डिटेल से चर्चा करते हुए आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और इस परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई भी चार्ज है वो नहीं लगता है। बाकी तो आपकी मर्जी है, क्योंकि आजकल खूब सारी दुकानें हैं वो आपको मिलती हैं, हर तरीके से आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसका परिवार के आप सदस्य बनना चाहते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन होता है उसकी सूचना आप तक पहुंचे और आप तैयारियों में जुटे। हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं पिछले 6 से 7 महीनों में कि गजेटेड ऑफिसर बनने का, कि टारगेट आरएएस बनने का, क्योंकि कॉमर्स में 340 पोस्ट, ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि फर्स्ट ग्रेड की सीटें बढ़ेंगी बढ़ेंगी बढ़ेंगी, लेकिन लास्ट तक ऐसा नहीं हुआ, नहीं बढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने पास कॉमर्स की वैकेंसियों की बात करें तो 340 पोस्ट है, वो कम नहीं होती है फर्स्ट ग्रेड की। और ये कॉमर्स के लिए मेरे हिसाब से मैं मानूं तो ये अंतिम चांस है। उसके बाद इतनी बड़ी भर्तियां वो आने की संभावना बहुत ही कम रहती है, क्योंकि आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट स्कूल में नामांकन है वो लगातार कम हो रहा है, और विशेषकर कॉमर्स का नामांकन तो बहुत ही कम हो रहा है। सरकार ने इस तरीके की घोषणाएं भी की है कि जिन स्कूलों में नामांकन, जो स्टॉपिंग पैटर्न चल रहा है, जिन स्कूलों में कक्षा 11 और 12 का नामांकन 20 से कम होता है, वहां पर संकाय को बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए अपने को ये अपने पास जो लास्ट समय बचा है उसका अधिकतम सदुपयोग करते हुए अपना सिलेक्शन वो सुनिश्चित करना है, और ज़्यादा अनावश्यक बातें न करते हुए आवश्यक बातों पर चर्चा करते हुए आज के इस सेशन को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो फटाफट आज के सेशन को आप शेयर कर दीजिए, और मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन है वो लेके आ रहा हूं। आप बताओ इसका आंसर फटाफट, है ना। क्या पूछा है कि बोनस अंश निर्गमन से कंपनी की शुद्ध संपत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। शुद्ध संपत्ति में कमी होगी, शुद्ध संपत्ति में वृद्धि होगी, कोई प्रभाव नहीं है, अंश पूंजी में कमी होगी। आपको पता होगा बोनस अंशों का निर्गमन है वो कहां से किया जाता है, वो होता है बोनस अंशों का निर्गमन, है ना, वो होता है आपका प्रीमियम से, है ना, प्रतिभूति प्रीमियम से इसका बोनस अंशों का निर्गमन किया जाता है ना। तो बोनस अंशों का जो निर्गमन करते हैं, है ना, तो प्रतिभूति प्रीमियम है वो आपका क्या है, संचय, रिजर्व, है ना। और बोनस अंशों का निर्गमन करेंगे तो जो रिजर्व तो कम हो जाएगा, लेकिन आपकी जो निर्गमित पूंजी है ना, वो बढ़ जाएगी। तो बोनस अंशों के निर्गमन करने से आपकी पूंजी पर या शुद्ध संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। बोनस अंश निर्गमन करने के से कंपनी के संचय होते हैं ना, जो संचय होते हैं ना कंपनी के, संचय यानी रिजर्व, रिजर्व में क्या आएगी, कमी आएगी, रिजर्व में कमी आएगी। और साथ में आपकी जो पूंजी है, कौन सी, आपकी जो अधिकृत पूंजी है या प्रदत्त पूंजी है, प्रदत्त पूंजी है, उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और ये दोनों एक ही शीर्षक में आते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसका शेयर कैपिटल है, ये शेयर कैपिटल में आ जाता है, और ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाता है। तो दोनों दायित्व साइड की मद है ना। बोनस अंशों का निर्गमन करेंगे तो शुद्ध संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, संचय है उतने से कम हो जाएंगे, और आपकी पूंजी है उतने से बढ़ जाएगी, प्रदत्त पूंजी। तो इसलिए शुद्ध संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे मेरी बात। तो ये विशेष रूप से अपने को ध्यान में रखना, बोनस अंशों के निर्गमन से शुद्ध संपत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन संचय कम होंगे और प्रदत्त पूंजी है उसमें वृद्धि होगी। बढ़े आगे, बताओ, देखिए अगला क्वेश्चन, बताओ, देखिए इसका क्या आंसर हो रहा है। क्या पूछा है कि विनियोगों के विक्रय के बाद शोधन कोष विनियोग के शेष को स्थानांतरित किया जाता है।
पूंजी संचय खाते में, सामान्य संचय खाते में, लाभ हानि खाते में, या इसमें से कोई नहीं? बताओ। देखो, विनियोग है, विनियोग के विक्रय पर लाभ या हानि को किसमें ट्रांसफर किया जाता है? सिंकिंग फंड में। सिंकिंग फंड में स्थानांतरित किया जाता है ना। विनियोगों के विक्रय पर या तो लाभ होती है या हानि होती है, तो उसको किस में ट्रांसफर किया जाता है? सिंकिंग फंड में। और उसके बाद शोधन कार्य पूर्ण होने पर जो आपका सिंकिंग फंड है ना, जो आपका सिंकिंग फंड है के शेष को सामान्य संचय में स्थानांतरित किया जाता है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि विनियोगों पर लाभ या हानि होती है, विनियोगों पर लाभ या हानि होती है, उसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करते हैं और फिर शोधन कार्य पूर्ण हो जाता है ना। तो शोधन कार्य पूर्ण होने पर जो शोधन कोष का जो विनियोग है ना, उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? सामान्य संचय में ट्रांसफर किया जाता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, सामान्य संचय में ट्रांसफर किया जाता है। ओके, यहां तक बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, बताओ। देखिए इसका आंसर क्या पूछा है? किस अवधारणा के कारण व्यवसाय का स्वामी भी अपनी पूंजी की सीमा तक व्यवसाय का लेनदार माना जाता है? मुद्रा मापन की अवधारणा, निरंतरता की अवधारणा, द्विपक्ष अवधारणा, या सत्ता की अवधारणा? है ना, मुद्रा मापन की अवधारणा है ना, ये क्या कहती है? केवल उन्हीं सौदों को व्यापार में लिखना चाहिए जिसको अपन मुद्रा में माप सकते हैं। यानी जो सारे मौद्रिक लेन देन है उनको खातों में दर्ज करना चाहिए, गैर मौद्रिक लेन देन है उन्हें खातों में दर्ज नहीं करना चाहिए। ये कौन सी अवधारणा कहती है? मुद्रा मापन की अवधारणा। निरंतरता की अवधारणा, यह अवधारणा क्या कहती है कि व्यापार है वो निरंतर चलेगा, दीर्घ काल तक चलेगा, है ना, दीर्घ काल तक चलेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई भी व्यापारी अपना व्यवसाय स्टार्ट करता है तो वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि भाई मैं 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में अपना व्यापार है वो बंद कर दूंगा। ऐसा कोई भी व्यापारी नहीं सोचता है। वो ये सोचता है कि जो व्यापार मैं प्रारंभ कर रहा हूं उसको मैं लंबे समय तक चलाऊंगा। ठीक है, तो वो आती है निरंतरता की अवधारणा। इसके बाद आती है द्विपक्षीय अवधारणा, यानी नाम पक्ष और जमा पक्ष। नाम पक्ष और जमा पक्ष, है ना, नाम पक्ष और जमा पक्ष। कोई भी जब सौदा होता है तो उसके कम से कम कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। एक होता है नाम पक्ष और एक होता है आपका जमा पक्ष। इसलिए द्विपक्षीय अवधारणा क्या कहती है कि कोई भी आपका ट्रांजैक्शन होगा उसके कम से कम 2 पक्ष होंगे। फिर है आपकी सत्ता की अवधारणा, जिसका दूसरा नाम है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। पृथक अस्तित्व की अवधारणा एक है व्यावसायिक इकाई की अवधारणा।
व्यवसायिक सत्ता की अवधारणा, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, व्यवसायिक इकाई की अवधारणा। ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अब इसमें पूछा है कि किस अवधारणा के कारण व्यवसाय का स्वामी व्यापार के लेनदान है, वो आपकी है सत्ता की अवधारणा या पृथक अस्तित्व की अवधारणा, है ना। ये आएगी आपकी सत्ता की अवधारणा या पृथक अस्तित्व की अवधारणा। व्यवसायिक इकाई की अवधारणा कह दो या पृथक अस्तित्व की अवधारणा कह दो या सत्ता की अवधारणा कह दो, तीनों एक ही है और तीनों एक ही बात कहती है कि व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग है। इसलिए व्यापार का स्वामी व्यापार में जितनी पूंजी लेके आता है उस सीमा तक व्यापार का लेनदार है वो माना जाता है। ठीक है, उस सीमा तक व्यापार का लेनदार माना जाता है। ठीक है, ये आपकी कहती है ये अवधारणा। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ। देखिए, मारुति कार है, क्या है, आपको भी कार है, कार यानी कार्य। अगर आप अच्छा कार्य करोगे, है ना, आप कार्य अच्छा करोगे, मेहनत अच्छी करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो आपके पास भी कौन सी होगी, मारुति कार होगी, है ना। तो इसलिए मारुति कार क्या है, चालू संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है, मूर्त संपत्ति है, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो कार है, अगर वैसे बात करें तो ये आपकी फिक्स असेट्स है ना। फिक्स असेट्स में अलग अलग दो तरीके से बांटा गया है, मूर्त और अमूर्त। तो मूर्त आपको पता है कौन सी होती है, अमूर्त कौन सी होती है। अमूर्त संपत्ति वो होती है जिनका भौतिक अस्तित्व तो होता है लेकिन सिर्फ उसको अपन महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। अमूर्त संपत्तियां ऐसी संपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व होता है और जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, कार, मोटर गाड़ी आदि सारी। चालू संपत्तियां ऐसी संपत्ति जिनका तुरंत एक वित्तीय वर्ष में अपन नगद में परिवर्तित कर सकते हैं, यह वो आपकी करंट असेट्स होती है। इनका संबंध एक वित्तीय वर्ष यानी 12 महीने की अवधि से होता है, इसमें कैश है, बैंक है, डेटर है ना, स्टॉक है, ये सारे सारे करंट आते हैं। तो आपकी ये मूर्त संपत्ति हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी है वो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मारुति कार है वो आपकी मूर्त संपत्ति यानी टेंजिबल असेट्स होगी। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ। देखिए, क्या इसका आंसर होगा, अनुग्रह बिल का उद्देश्य है व्यापारिक लेन देन बढ़ाना, पक्षकारों की परस्पर सहायता करना, क्रय या विक्रय हेतु वित्त देना, उपयुक्त। अनुग्रह बिल, है ना, अनुग्रह बिल का उद्देश्य, देखो अनुग्रह बिल है वो एक दूसरे पर परस्पर सहायता के लिए लिखे जाते हैं, है ना। मैंने दूसरे पे लिख दिया और दूसरे ने मेरे पे लिख दिया, वो राशि मैंने बैंक से बुला ली और प्राप्त कर ली और फिर हम आदि आदि बांट लेते हैं। ये होता है परस्पर एक दूसरे की सहायता करने के लिए, है ना, एक दूसरे की सहायता करने के लिए अनुग्रह बिल है वो लिखा जाता है। जब दोनों व्यापारियों को कोष की आवश्यकता होती है, यानी मेरे को भी आवश्यकता है, उनको भी आवश्यकता है, तो दोनों व्यापारियों को कोष की आवश्यकता होती है, तो वे परस्पर कौन सा बिल लिखते हैं, अनुग्रह बिल लिखते हैं। इन्हें सहायतार्थ बिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायतार्थ बिल भी है वो कहते हैं, सहायतार्थ बिल भी कहते हैं। ठीक है, बिल की राशि को परस्पर पूर्व निर्धारित अनुपात में बांट लिया जाता है। वो तो उनके मध्य एक समझौता होता है कि भाई बाद में जो राशि प्राप्त होगी उसे किस अनुपात में बांटेंगे, तो जो पूर्व निर्धारित जो भी समझौता है उस अनुपात में वो राशि को बांट लेते हैं। ठीक है, तो ये सहायता बिल। बढ़े आगे, बताओ। देखिए अगला क्वेश्चन, क्या पूछा है, वे पूर्वाधिकार अंश जिसके धारकों को बकाया लाभांश को प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है। वे पूर्वाधिकार अंश जिनके धारकों को बकाया लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है। असंचयी पूर्वाधिकार अंश, संचयी पूर्वाधिकार अंश, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश और शोधनीय पूर्वाधिकार अंश।
देखो परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कौन सा होता है? वे अंश जिनको ये अधिकार होता है कि वो एक समय के बाद समता अंशों में परिवर्तित करवा सकते हैं, वो आपके परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश होते हैं। शोधनीय पूर्वाधिकार अंश वे अंश जो एक निश्चित अंशों के बाद, निश्चित अवधि के बाद उनका शोधन किया जा सकता है, वो आपके शोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। असंचय पूर्वाधिकार अंश कि वे अंश जिनको बकाया लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार नहीं होता है, यानी इनका जो लाभांश है वो संचय नहीं होता है। अगर इस साल आपके पास लाभांश उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में राशि उपलब्ध है, तो आपने इनको लाभांश दे दिया, अगर नहीं है तो मना कर दिया। अब ये नहीं कि अगले साल ये इसके लिए फिर दावा करेंगे, लेकिन जो आपके संचय पूर्वाधिकार अंश है उनको अगर आपने इस साल लाभांश नहीं दिया है तो इनका लाभांश क्या हो जाता है? संचित हो जाता है, और फिर अगले साल, उससे अगले साल जब भी आपके पास पैसे होते हैं तो इनको वापस वो पिछले वाला लाभांश है वो प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो वहां पर पूछा है कि वे पूर्वाधिकार जिनको बकाया लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है वो होते हैं आपके संचय पूर्वाधिकार अंश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। असंचय आपको पता है कौन से होते हैं? परिवर्तनीय और शोधनीय, ये सारे अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखें फटाफट इसका आंसर दो। क्या होगा इसका आंसर आपके अनुसार? क्या होगा इसका आंसर आपके अनुसार? बताओ देखें। बताओ। जब ऋण पत्रों का शोधन लाभों में से किया जाता है तब समान राशि को स्थानांतरित करते हैं ऋण पत्र शोधन कोष में, पूंजी संचय में, लाभ हानि खाते में या सामान्य संचय में। बताओ देखिए, जब ऋण पत्रों के शोधन लाभों में से किया जाता है तो समान राशि है वो कहाँ स्थानांतरित की जाती है? तो जब ऋण पत्रों का शोधन लाभों में से किया जाता है तो समान राशि है वो आपके कौन से? ऋण पत्र शोधन कोष, है ना, ऋण पत्र शोधन कोष DRR, है ना, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व या फंड है, उसमें ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, कहाँ ट्रांसफर की जाती है? DRR डिबेंचर रिडम्पशन फंड में वो ट्रांसफर की जाती है। ओके, बढ़े आगे। बताओ देखिए इसका आंसर कि लेखांकन की परिभाषा से उनके निम्नलिखित कार्य उभरते हैं। वर्गीकरण है, निर्वचन है, लेखाकरण है, संक्षिप्तीकरण। कार्यों का सही क्रम या अनुक्रम क्या है? 3-1-4-2, 3-1-2-4, 4-1-3-2, 1-4-3-2। बताओ देखिए भाई, लेखांकन का आशय है कि भाई व्यापार के जितने भी जो लेखांकन से संबंधित जो सौदे हैं उनको दर्ज करना, है ना, वित्तीय स्वभाव के व्यापारिक स्वभाव के व्यापारिक मौद्रिक सौदों का लेखा करना, यही तो आता है ना लेखांकन में कि भाई वित्तीय स्वभाव के जो मौद्रिक है उनकी एंट्री अपने को करनी है उनके जो चरण है क्रमशः इस प्रकार है। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है लेखा करना। क्या आएगा? सबसे पहले लेखा करना,
फिर उसके बाद क्या आएगा, लेखा करने के बाद क्या करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे, है ना, वर्गीकरण। और वर्गीकरण करने के बाद 3 नंबर का उसमें क्या होगा भाई, संक्षिप्तीकरण करेंगे, संक्षिप्तीकरण हो जाएगा। और फिर उसका क्या करेंगे, निर्वचन करेंगे, है ना। तो देखो 3, 1, 2 और 3, 1, 4 और फिर 2, ये होगा 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। लेखा करना में क्या आता है आपकी, जर्नल। वर्गीकरण में आपकी खाता बही, खतौनी, है ना। फिर इसमें संक्षिप्तीकरण में आपके फाइनल अकाउंट, और इसमें आपका कैश फ्लो, फंड फ्लो, है ना। तो ये वर्गीकरण, सबसे पहले अपन लेखा करेंगे, लेखा करने के बाद उनका वर्गीकरण करेंगे, फिर उनको संक्षिप्तीकरण करेंगे और लास्ट में निर्वचन करेंगे। तो ये इसका सही क्रम में हो जाएगा, ठीक है। ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, बताओ। देखिए, स्वेट इक्विटी अंशों का निर्गमन कंपनी द्वारा अपने कर्मचारी और संचालकों को किया जाता है, बट्टे पर या नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हेतु, बट्टे पर, नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हेतु, या इनमें से कोई नहीं। बताओ, देखिए, है ना। स्वेट इक्विटी अंश, स्वेट इक्विटी अंश, है ना, इनका जो परिभाषा है वो तो धारा 288 में, और इक्विटी अंश यानी स्वेट समता अंश के जो निर्गमन की शर्त है वो धारा 54 में, कितने हैं, धारा 54 में, है ना। तो स्वेट इक्विटी अंश है वो कंपनी के जो वर्तमान कर्मचारी होते हैं, संचालक होते हैं, उनको तकनीकी जानकारी, बौद्धिक क्षमता, टेक्निकल नॉलेज, इस वजह से उनको बट्टे पर या नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हेतु दी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, है ना। स्वेट इक्विटी अंश है, उसकी परिभाषा 288 में आएगी, स्वेट निर्गमन की शर्त धारा 54 में आएगी, है ना। कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना धारा 237 में, है ना। और अधिकार अंश है, अधिकार अंश है वो धारा 62 में, अधिकार अंश कौन से में है, धारा 62 में। तो ये सारे अपने को छोटे छोटे पॉइंट है वो अपने को ध्यान में रखने, है ना। इसके अलावा धारा 262 है उसमें ओपीसी है, धारा 62 में अधिकार अंश है, धारा 262 में ओपीसी है, 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। तो ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो बट्टे पर तथा नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल, ठीक है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ। देखिए इसका आंसर, कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी का वित्तीय वर्ष 12 महीने से अधिक नहीं हो सकता, 12 महीने से कम नहीं हो सकता, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक और कम हो सकता है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक या कम हो सकता, परंतु 15 माह से अधिक नहीं हो सकता। बताओ देखिए, तो देखो ये लिख रखा है एक कैलेंडर वर्ष में
अधिक या कम हो सकता है, ये नहीं हो सकता। 15 माह से अधिक नहीं हो सकता, ये तो सही है ना। तो देखो जो आपका कंपनी अधिनियम है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा जो 241 है, धारा 241 है, वो वित्तीय वर्ष है, वो क्या कहती है, एक वित्तीय वर्ष है वो 31 मार्च को समाप्त होता है ना। तो 31 मार्च को समाप्त होता है, तो इसका मतलब एक वित्तीय वर्ष है वो 12 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, ये इसका आंसर होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लो जैसे किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2025 को हुआ है ना, 1 जनवरी 2025 को हुआ, 1 जनवरी 2025 को होता है, तो कम से कम 12 महीने तो होनी चाहिए, है ना। लेकिन वहां पर 15 हो सकते हैं। कैसे कि 1 जनवरी को 25 हुआ, तो अगला ये आता है 31 मार्च 2025। अब 25 को तो 3 महीने हैं, तो 12 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये 3 महीने हो गए, तो इसलिए इसका अगला वित्तीय वर्ष आएगा वो 31 मार्च 2026 आएगा। उस समय ये कितना मंथ हो जाएंगे, 15 मंथ हो जाएंगे। तो 15 मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना, इस परिस्थिति में। बाकी एक वित्तीय वर्ष है वो 12 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 12 माह से अधिक नहीं होने चाहिए। ओके है, आई बात समझ में। तो ये था आज का एक और छोटा सा शानदार सेशन जो आपके साथ शेयर किया गया है। निश्चित रूप से आज का सेशन वो आपके लिए बड़ा खास और इंफॉर्मेटिव रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो जरूर अपने इस सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कोई कमेंट हो, आपके कोई सुझाव हो, तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, ताकि उसमें अपन सुधार कर सकें और आपकी क्वेरियों को समय रहते हुए उनको शांत कर सकें। तो आज के इस सेशन में आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।